बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही बड़ी खबर के साथ। बिहार के नवादा में 21 घरों में आग लगाई गई है। गांव के दबंगों पर घरों में आग लगाने का आरोप है। फायरिंग के बाद आगजनी करने का आरोप, जमीन विवाद में आगजनी करने का आरोप। धुआं धुआं है बस्ती, आग ही आग है। आग में जैसे दीवारें तक स्वाहा हो गई है। तस्वीरें नवादा के कृष्णानगर गांव की हैं, जहां तक देखिए आग ही आग है। छप्पर का नामो निशान नहीं। आग और राख के बीच ये बर्तन बता रहे हैं कि बर्बादी की कहानी। कपड़े, अनाज, रुपए, पैसे सब खाक हो गए। लोग छाती पीट रहे हैं, किस्मत को कोस रहे हैं। बस्ती में कुछ है तो वो है हाय तौबा। किस्मत पर रोना, लोगों की जिंदगी ही लुट गई है। पुलिस के मुताबिक 21 घरों को दबंगों ने आग लगा दी। जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की 9 गाड़ियां बुलाई गई, लेकिन इससे पहले लोग अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिशें नाकाम रही। जमीन विवाद से भड़की आग ने दलितों की ये पूरी बस्ती ही मिटा दी। जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। गांव में पुलिस कैंप कर रही है और कार्रवाई भी जारी है। बिहार के नवादा में दबंगों ने करीब 2 दर्जन घरों को फूंक डाला। बताया जाता है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। कई दिनों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जितना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर चले हैं। जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिलकर रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा। लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी और कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है। हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रुपेश, नवादा में बहुत बड़ी घटना है। ये दलितों की बस्ती में आग लगा दी गई। गांव के दबंगों पर आरोप है, हालांकि 10 लोगों को पकड़ा भी गया है। कौन है ये लोग जो कानून की बिल्कुल परवाह नहीं करते, इतने बेखौफ है कि लोगों के घरों में आग लगा दे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और घरों में ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी बस्ती एक तरह से जला दी गई है और 21 घरों को जलाया गया है, इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने रात में भी और सुबह में भी ये कहा कि 30 से ज़्यादा घरों में आग लगी है, लेकिन 21 परिवारों को चिन्हित किया गया है जिनके घर जो ज़्यादातर फूस और बांस के बने हुए थे वो पूरी तरह से आग में जलकर स्वाहा हो गए हैं। लेकिन इस बस्ती के जो लोग हैं जो ज़्यादातर मांझी और रविदास समुदाय के हैं और जिन्होंने आग लगाई है वो पासवान जाति के हैं। उसमें नंदू पासवान मुख्य आरोपी है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के परिवार के 7 अन्य पुरुष सदस्यों को और 3 अन्य लोगों को, यानी कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा ये जो कृष्णानगर ये जो बस्ती है ये पुलिस छावनी में तब्दील है। नवादा पुलिस लाइन से लेकर के और 8 थानों की पुलिस वहाँ पर पूरी रात कैंप कर रही है, क्योंकि ये अंदेशा था SP को या फिर जिलाधिकारी को, ये अंदेशा था कि कहीं ये जातीय संघर्ष में ना बदल जाए, क्योंकि बिहार में जातीय संघर्ष का एक अपना दौर रहा है। लेकिन तब के इतिहास और अब देखें तो तब कौन दबंग थे, किन जातियों के बीच संघर्ष था। लेकिन आज जो आग लगाने वाले और जिनकी क्षति हुई है, जिन बस्ती में आग लगाई गई है, मांझी, रविदास और पासवान, और ये एक नया एक तरह से कहें तो एक इकोसिस्टम यहाँ पे तैयार हुआ है बिहार में। अगर पिछले कुछ वर्षों में देखें, दबंगों की परिभाषा बदल गई है, उनकी जाति बदल गई है, नए दबंगों की नई जातियाँ। तो ये अंदेशा कहीं ना कहीं था कि शायद ये जातीय संघर्ष या उस तरीके से, क्योंकि जिन्होंने भी आग लगाई है उनकी दृष्टता अगर आप समझें कि पूरी की पूरी बस्ती जलाकर खाक कर देने की अगर जो दुस्साहस करते हैं, इसका मतलब है कि उनको कानून का खौफ और इसके कंसिक्वेंसेस आगे
क्या होंगे, कौन लोग उसमें जल सकते हैं। हालांकि ये शुक्र रहा कि गर्मी का मौसम है, लिहाजा लोग उस वक्त कल शाम 7:15 बजे की घटना है, उस वक्त ज़्यादातर लोग घर के बाहर ही थे। मवेशियों के जलने की शुरुआती दौर में बात आई थी, लेकिन पुलिस ने किसी मवेशी के भी किसी क्षति पहुंचने की कोई बात नहीं सामने आई है। लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और वो मौत इसलिए हुई है कि उनका कहना है कि गोलियां चल रही थी, ऐसे में वो डर कर वहां से भागा और उसका हार्ट अटैक हुआ है। भागने के क्रम में वो गिर गया और उसको हृदयाघात से उसकी मौत हो गई है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मौत तो जरूर हुई है, लेकिन क्या आग लगने और गोलियों चलने के बाद से वो भागने के क्रम में उसकी मौत हुई? बिल्कुल बिल्कुल रुपेश, आगे भी आप नजर बना रखिएगा, आपके साथ जुड़ेंगे हम। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नवादा में ही हमारे सहयोगी मौजूद है रुपेश, जहां से ताजा जानकारी दे रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करी, अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बिहार के नवादा में हुई घटना पर मायावती का बयान। मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ितों को फिर से बसाने की व्यवस्था हो, सरकार पीड़ितों को आर्थिक मदद करे, ये कहा है मायावती। कोलकाता में धरने पर बैठे आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से बातचीत की। अधिकारियों का कहना है कि देर रात 3.5 घंटे तक हुई मीटिंग में कई मांगों पर सहमति बनी है। कोलकाता कांड को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। अपनी मांगों को लेकर डॉक्टर अब भी अड़े हुए हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद डॉक्टरों ने देर शाम गतिरोध दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा से संबंधित 8 में से 7 मांगों को लागू करने पर सहमति जताई है। वहीं हड़ताली डॉक्टरों ने कहा है कि बातचीत हुई है, लेकिन सिर्फ मौखिक तौर पर हमें आदेश जारी करने की बात कही गई है, लिखित रूप से कुछ भी नहीं दिया गया है। जो पूरा नहीं हुआ है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब हम ताकि सीज वर्क से वापस हो सकें, बहुत ज़रूरी डिमांड है। तो उनको लेके हमने बात किया। लिखित तौर पे देने की बारी आई मिनट्स के फॉर्म में, तो उसमें बहुत सारा परिवर्तन था। और जो हम जैसा मिनट्स चाहते थे कि जिन चीज़ों पर आप अग्री नहीं कर रहे हैं वो भी लिखिए, जिन चीज़ों पर बात हुई है वो भी लिखिए, तो वैसा मिनट्स हमें नहीं मिला। तो हम इस चीज़ का अब इंतज़ार करेंगे। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि हम सीज वर्क को कंटिन्यू करें और यहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव मनोज पंत और 30 डॉक्टरों के प्रतिनिधि मंडल के बीच राज्य सचिवालय में देर रात तक बैठक हुई। 3.5 घंटे चली बैठक में सभी मुद्दों पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर भी किए। फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी का क्या है कार्यक्रम, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक यूएस दौरे पर रहेंगे। मोदी विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। एनएससी प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शिखर सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। This weekend, as Karine noted, in Wilmington, Delaware, the President will host the leaders of Japan, Australia, and India for the 4th annual Quad Leaders Summit. Indian Prime Minister Modi, Japanese Prime Minister Kishida, and Australian Prime Minister Albanese. The President will meet individually with each of them, and they will also gather together in a larger plenary session where they will discuss expanding cooperation across a range of critically important issues. अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगे। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान पर अपनी राय रखेंगे। शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे विश्व के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने बताया कि 24 सीटों पर हुए 61% मतदान और किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 80% लोगों ने मतदान किया। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। कल पहले चरण में हुई बम्पर वोटिंग ने बता दिया है कि अब यहाँ की जनता अमन चैन चाहती है। 7 जिलों की 24 सीटों पर हुई वोटिंग में 61% से ज्यादा मतदान हुआ है और इससे ये साफ हो गया है कि अब यहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। पोलिंग बूथ पर लोगों की उमड़ी भीड़ ने घाटी के अमन चैन बिगाड़ने वाले आतंकियों को करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण में
61% मतदान हुए हैं। आयोग ने कहा कि अंतिम मतदान में प्रतिशत और भी बढ़ सकता है। किश्तवाड़ में सबसे अधिक 80.14% मतदान हुआ। इसके बाद डोडा में 71.34% और जम्मू के चिनाब घाटी क्षेत्र रामबन में 70.55% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव में सबसे ज्यादा 62.46% मतदान हुआ। अनंतनाग में 57.84%, शोपियान में 55.96% और पुलवामा में 46.65% मतदान हुआ। रामबन जम्मू कश्मीर चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए जिला चुनाव अधिकारी बशीर उल हक चौधरी ने कहा कि यहाँ 71% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। रामबन में आज जो है, जैसे हम पहले भी कहते हैं कि जश्न जमहूरियत जो है वो चल रहा था, जो आज 18 को लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। तो अभी टोटल परसेंटेज जो है वो दोनों हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मिला के लगभग 71% के करीब जो है वो आ रही है। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। आज जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करेंगे पीएम। श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम। कटरा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का पहला चरण खत्म हो गया है। इसी के साथ बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। आज पीएम मोदी फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। पीएम की पहली रैली दोपहर 12 बजे श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क में होगी। यहां रैली को संबोधित करने के बाद पीएम कटरा के दौरे पर जाएंगे। दोपहर 3 बजे पीएम कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव यानी एक देश एक चुनाव करवाने के प्रस्ताव को कल केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। There is a widespread support for simultaneous elections in the country. इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। सरकार के इस फैसले का कई दलों ने स्वागत किया है, जबकि कई दलों ने विरोध भी किया है। सरकार में शामिल लगभग सभी दलों ने कैबिनेट के फैसले को सही बताया है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया है। इनमें से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और 15 ने इसका विरोध किया। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद आगे क्या होगा, सरकार ने ये जानकारी भी दी है। अगले कुछ महीने में इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश की जाएगी। सिफारिशों को लेकर देश भर में सभी मंचों पर चर्चा की जाएगी। नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से संपर्क किया जाएगा। सरकार इस बिल को शीतकालीन सत्र में पेश कर सकती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव के कैबिनेट के फैसले का कई पार्टियों ने विरोध किया है। किसने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हम वहाँ बोले हैं, फिर और बोलना की जरूरत नहीं। हम तो उसको नहीं मानते। ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। मेरी पार्टी और लेड हमारे जो सीपीएम के लीडर सीताराम येचुरी, हमने इसकी मुखालिफत की थी। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन था भाई। मोदी जी कोई नायाब हीरा नहीं उठा के ला रहे हैं हम, कि जो एक फेडरल कैरेक्टर है, जो एक संघ, हमारे भारतीय संघ की एक आत्मा रही है, उस विविधता को नष्ट करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आप खत्म हो जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नाथ सिंह सैनी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रहेंगे मौजूद।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, तो वहीं आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस दौरान हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में जनता से कई बड़े वादे कर सकती है। बता दें कि हरियाणा में एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। यूपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ और बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। यूपी के कई जिले बाढ़ और बारिश की चपेट में है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की है, जहां अधवा बैराज का पानी पूरे इलाके में तबाही मचा रहा है। बैराज की गेट खुलते ही सड़कें बह गई। आप देख सकते हैं कि सड़कें टूट गई। हीरो के शोरूम में भी पानी भर गया। 70 से ज्यादा मोटरसाइकिलें डूब गई हैं। इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से अधवा बैराज से 43,329 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके 5 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास में काफी तबाही हुई है। जिलाधिकारी लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के महोबा की है, जहां एक ड्राइवर की लापरवाही के चलते एक डंपर नदी में समा गया, लेकिन समय रहते ही ड्राइवर और क्लीनर ने तैरकर अपनी जान बचा ली। ग्रामीणों ने डंपर ड्राइवर को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। ड्राइवर ने पानी में डूबी पुलिया को पार करने की कोशिश की, तभी वो अपना नियंत्रण खो बैठा और डंपर नदी के पानी में समा गया। आपको बता दें कि इस इलाके में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। पानी बढ़ने से तकरीबन 1 दर्जन गांव का आवागमन बाधित हो गया है। जालौन में मूसलाधार बारिश के चलते करई बांध के ओवरफ्लो हो जाने से मलंग नाला उफान पर है, जिससे आसपास के गाँव में पानी घुस गया है। सैकड़ों लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। पानी की वजह से इस इलाके का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट गया है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम और विधायक ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है। यूपी के फिरोजाबाद और सोनभद्र में बारिश से तबाही हुई है। लगातार हो रही बारिश से जानमाल का नुकसान भी हुआ है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये फिरोजाबाद के दुर्गेश नगर का इलाका है, जहां लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं। गैस सिलेंडर भी पानी में डूबे हुए हैं। कई लोग घरों में पानी भरने की वजह से दूसरे जगहों पर शरण ले रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि सड़क नहीं बनने की वजह से जल भराव की स्थिति बन गई। सोनभद्र में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। बारिश के चलते 104 कच्चे मकान ढह गए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। कई पशुओं की जान चली गई है। प्रभावित लोगों को आपदा केंद्र में रखा गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तबाही लगातार हो रही बारिश के चलते हुई है। मिट्टी से बने घर ढह गए हैं। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे की बात भी कही है। लोगों ने नगर पार्षद और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। मौसम विभाग ने इलाके में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। बच्ची के करीब 20 से 25 फीट के आसपास फंसे होने की आशंका है। बोरवेल के बराबर खुदाई की जा रही है। ये तस्वीरें हैं बोरवेल में फंसी 2.5 साल की नीरू की, जो बुधवार को खेलते खेलते अचानक बोरवेल में गिर गई। ये हादसा दौसा के बांदीकुई में हुआ। जानकारी लगते ही परिवार और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक बच्ची बोरवेल में 20 से 25 फीट के आसपास फंसी है। उसे बचाने के लिए बोरवेल के बराबर में एक गड्ढा खोदा जा रहा है। इस काम में 3 जेसीबी को लगाया गया है और जल्द बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा।